हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज ध्रुव राठी जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कम्युनिज़्म के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है। और कम्युनिज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देख के मुझे हमेशा ही एक चुल मच जाती है, एक टिक मेरे अंदर एक्टिवेट हो जाता है और मुझे उसके बारे में बात करने में हमेशा ही मज़ा आता है। पर्सनली मुझे वो एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा, उसे देखना चाहूँगा उनका क्या कहना है और क्या वो चीज़ें सेंस बनाती है या नहीं। लेट्स वॉच। नमस्कार दोस्तों। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन विचारधाराओं का, इन आइडियोलॉजीज का सही मायने में क्या मतलब है? क्या इनका असर रहा है हमारी दुनिया पर? क्या इनके फायदे और नुकसान हैं? स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो सीरीज में, जहां पर मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स और चीजें सिंपल भाषा में समझाने की जिनकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने कोशिश करी है थोड़ी और गहराई में जाकर इनका असल मतलब समझने की। इस सीरीज की मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज के इस वीडियो से, जो होगा कम्युनिज्म के ऊपर। क्या है ये कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? एक लाइन में कम्युनिज्म का मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर इंसान अपनी। कम्युनिज्म आता है एक सिंपल वर्ड कॉम्यून से। कॉम्यून की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं साथ में मिलके मेहनत कर रहे हैं, जो भी उग रहा है वो सबकी प्रॉपर्टी है इक्वली और सब में इक्वली डिवाइड होगा। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है कम्युनिज्म की। बट ओके, ध्रुव का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। क्षमता के हिसाब से काम करे, अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे। अगर एक इंसान ज्यादा फिट है, मस्कुलर है, हैवी वेट्स उठा सकता है, तो वो अपनी एबिलिटी के साथ काम करे। अगर एक इंसान थोड़ा कमजोर है, डिसेबल्ड है, ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। और एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिले, अपनी नीड्स के हिसाब से। आप बोलोगे यहाँ पर, भाई ये तो बड़ी अजीब तरीके की सोसाइटी हुई। मैं यहाँ पर मतलब एक फिट और हेल्दी इंसान, कड़ी मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा और उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? बस कुछ चंद पैसे जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो पाए। एग्जैक्टली ये कैसे काम कर सकता है, इसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कम्युनिज्म बेसिकली दोस्तों एक ऐसी सोसाइटी, ये काम नहीं करता दोस्त। जहां भी आज तक इसको अप्लाई करने की कोशिश की गई है, कहीं काम नहीं किया इसने। है, या फिर कह लो लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर करने का तरीका है जहां पर कोई पैसा नहीं है, एक मनीलेस सोसाइटी है, एक स्टेटलेस सोसाइटी है जहां पर कोई कंट्रीज नहीं होती, कोई बॉर्डर्स नहीं बने कंट्री के बीच में, और एक क्लासलेस सोसाइटी है जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब के बीच में फर्क नहीं है। और एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, खेत, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब ऑपरेट किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं लेबर्स के द्वारा, यानी हर किसी के द्वारा, जनता के द्वारा। हम लोग जब भी कम्युनिज्म शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन और चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पर जाओगे कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म के जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं ये एक्चुअली में हजारों साल पुराने हैं। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री आपको इसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज से 10,000 साल पहले सोचिए इंसान कैसे रहते थे। ह्यूमंस रहते थे एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में, ट्राइब्स में। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म था। जब आप जंगलों में ट्राइब्स में रहने लग रहे हो, हंटिंग और गैदरिंग करने लग रहे हो, तो वहां पर कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर कोई एक कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। और कई ट्राइब्स में क्लास होगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन कुछ ट्राइब्स में हो सकता है उस टाइम पर कोई क्लास भी ना हुई हो, यानी सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हो, कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। ऐसा नहीं है कि ट्राइब में कोई एक इंसान कह सके कि ये चीज मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। इन ट्राइब्स में यूजुअली जब भी आप कुछ खाना ढूंढ कर आते थे या हंट करके आते थे, तो आप सबके साथ शेयर करते थे। शेल्टर भी सबके साथ शेयर करी जाती थी, ज्यादा से ज्यादा चीजें हर किसी के साथ शेयर करी जाती थी। ट्राइब में एक क्लोज्ड कम्युनिटी की तरह हर कोई रहता था। वैसे अगर आप इस चीज के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप सेपियंस बुक को पढ़िए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताती है किताब। लेकिन ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। हम आज की डेफिनेशन पर आए कम्युनिज्म की, तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। देखो, जो ट्राइबल कम्युनिज्म है ना, वो मुझे लगता है कि
जो मॉडर्न कम्युनिज्म है, जो कार्ल मार्क्स है, जो कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया प्रोपोगेट किया था, उससे टोटली हमें सेपरेट करके देखना चाहिए। उसका बेसिक रीज़न ये है कि वो कोई इतना ज़्यादा एडवांस्ड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था। और ज़्यादातर पहली बात तो इस बात की कितने सबूत हैं कि हम उनके बीच के सोशल स्ट्रक्चर को, जो कि प्री हिस्टोरिक मैन, जिसको हम हिंदी में आदि मानव भी कहते हैं, उनके बीच में जो ट्राइब्समैन, उनके बीच के उनके समाज के अंदर के जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनकी जो हायरार्की है समाज की, वो किस तरह से काम करती थी। क्योंकि आपको हायरार्की चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव ने कहा कि क्या पता उनके बीच में कोई फ़र्क ही नहीं था, एक ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर आप अगर आपको एक ट्राइब चलानी है, एक ट्राइब बेसिकली क्या है, एक मशीन की तरह है। क्योंकि उसे अपने लिए फूड इकट्ठा करना है, बट अपने आप को सेव भी करना है दूसरी ट्राइब से। क्योंकि ट्राइबलिज्म हर किसी को पता ही होगा कि एक दूसरे के ऊपर बढ़त हासिल करना, एक दूसरे से मुकाबला करना, इस तरह से काम होता है। अगर किसी ने 10,000 BC मूवी है देखी होगी, तो उसमें यही दिखाया कि कैसे एंशियंट टाइम्स में जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था, उसमें एक ट्राइब दूसरी ट्राइब पे हमला कर देती है और उनके ऑलमोस्ट सारे लोगों को स्लॉटर कर देती है। तो इस तरह से आपको अपनी सेफ्टी भी करनी होती है, फूड भी गैदर करना होता है। वेदर अलग ही एक तरीके की महाकाल शक्ति है जिससे आपको अपने आप को बचाना होता है। सर्दियों में स्नो, गर्मियों में हीट। तो अगर आपको इतने बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर में हायरार्की होती ही है अगर आपको किसी भी तरीके का ऑर्डर मेंटेन करना है। और जब हायरार्की आ जाती है तो पावर डिफरेंस आ जाता है। जब पावर डिफरेंस आ जाता है तो लोग, क्योंकि ह्यूमन नेचर, बाय नेचर ह्यूमन रियलिटी जो है, हम लोगों के अंदर पावर हैंडल करने में हम बहुत ज़्यादा महारत नहीं रखते अपने हाथ में। पावर आने से डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस, डिफरेंट तरीके का नेचर, डिफरेंट तरीके से हमारा ह्यूमंस का नेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि एक बहुत ही सिंपल बंदे के पास भी अगर आप थोड़े छोटे लेवल की पावर भी दे दो, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक सिंपल एवरीडे मैन है, बट वो सिक्योरिटी करता है किसी गेट के ऊपर। अगर उसका मूड ख़राब है तो वो अपनी उस किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, तो वो अपनी उस पावर का अब्यूज़ करता है, अपनी उस पावर को डिफरेंट तरीके से लोगों के ऊपर थोपता है। और ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को आप ले जाओ पुलिस के ऊपर, इसी को आप ले जाओ नेताओं के ऊपर, इसी को आप ले जाओ हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी। तो जब लोग पावर हासिल करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना, शायद लाखों लोगों में एक दो लोग ऐसे होते होंगे कि जो, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ पावर को हैंडल करते हैं। तो हायरार्की जैसे ही इंट्रोड्यूस होगी, जो कि एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही पावर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, उसके लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे पावर के। और जब वो होगा तो आप जब पावर का मिसयूज़ करोगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि करेगा ही इंसान पावर का मिसयूज़, शायद लाखों में, जैसा कि मैंने कहा, एक एग्जांपल होगा जो बंदा मिसयूज़ नहीं करता पावर को। तो क्या होगा, संसाधन जो हैं, जो ट्राइब के भी संसाधन हैं, वो भी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि पावर का डिफरेंस है, मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो जो आइडिया है कम्युनिज्म का, बेसिकली ये मेरी सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिज्म के बारे में, कि जो कम्युनिज्म का आइडिया है, वो जो इंसान का जो ह्यूमन माइंड है, वो जिस तरीके से काम करता है, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। थ्योरी में सुन के अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ साथ निभाना है, हर किसी की हेल्प करनी है, बट ये इन चीज़ों को काउंट नहीं करता कि लोगों के अंदर एक जेलसी होती है, लोगों के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। और ये हमें अपेरेंटली बहुत बुरी चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन इंसान की जो ग्रोथ हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में, उसमें इन चीज़ों का भी एक बड़ा हाथ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो देखने में अपफ्रंट नेगेटिव लगती हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिनकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हुई है हिस्ट्री में साइंटिफिक तरीके से, और लाइफ के हर क्षेत्र में। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें डेफिनेटली अच्छी थी या डेफिनेटली बुरी थी। एग्जाम्पल की बात है, यूरोपियंस ने अमेरिका डिस्कवर किया, अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट मिला, ज़बरदस्त रिसोर्सेज का एक सोर्स मिल गया।
बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उन बहुत सारी ट्राइब्स का जड़ से सफाया हो गया। शायद आज के टाइम में बहुत थोड़े से अमाउंट में यूएसए में और कनाडा में रिजर्वेशंस में रहते हैं वो लोग, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन का 1-2% है। लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज़ करके जो साइंटिफिक तरक्की हुई, उससे जो लोग मरे उससे बहुत ज़्यादा बड़े लोगों का भला हुआ, बहुत सारे ज़्यादा लोगों की जान बची है, क्योंकि जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से। लेकिन अगेन जो वॉर मशीन में जो एडवांसमेंट हुई उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। तो मैं इन चीज़ों को एथिकल बेस पे जज नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रैक्टिकल बेस पे अगर आप देखोगे तो हमारी इंसान की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और क्वालिटीज़ मतलब एक पॉजिटिव टर्म में नहीं मैं बोल रहा, ऐसा कहना चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नेगेटिव लगते हैं अपेरेंटली, बट लॉन्ग टर्म में उनके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये देखने वाले के और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनीवेज ये बहुत लंबी बात हो गई, वीडियो देखते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा किस जमाने में कार्ल मार्क्स रह रहे थे, उनके आसपास की कंडीशंस क्या थी। कार्ल मार्क्स एक ऐसे जमाने में बड़े हुए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई मशीनें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्रीज में दोस्तों अक्सर जो लेबरर्स काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, वो बहुत ही बुरी हालत में काम करते थे। इन फैक्ट्रीज के ओनर अक्सर अमीर लोग थे जो अपने मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते थे। जो ये ओनर्स थे फैक्ट्रीज के, ये अपने वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाते थे कम से कम पेमेंट देकर, और जो प्रॉफिट निकलता था इस फैक्ट्री से वो ज्यादातर प्रॉफिट ये फैक्ट्री ओनर्स ही ले जाते थे। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर दो क्लासेस थी। एक वो क्लास है अमीर फैक्ट्री ओनर्स की जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले जाती है, और दूसरी क्लास है इन मजदूरों की, वर्कर्स की, जो घंटों घंटों बुरी कंडीशंस में काम करते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर अब यहाँ पे एक चीज़ है ध्यान देने वाली, ये काइंड ऑफ वन साइडेड नज़रिया है देखने का कि जो मज़दूर थे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था और जो ओनर्स थे वो सब कुछ ले जाते थे। फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर्स ही शेयर की गई है इस वीडियो में, अगर आप इनको ही देख लेंगे, इसके बारे में ओशो जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टॉक दिया था कि प्रॉब्लम क्या है कम्युनिज्म की, जब ये इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस में लेबर को रखा जाता था फैक्ट्री में। प्रॉब्लम ये है कि जब वो ख़राब सिचुएशन आई, सपोज करिए 1700s में, तो उससे जस्ट पहले, उससे 10-15 साल पहले, जो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले, वही लोग जो उस ख़राब सिचुएशन में उस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के को अपने फार्म्स में काम करना पड़ता था। अपने फार्म्स में भी नहीं, दूसरों के फार्म्स में मजदूरी करनी पड़ती थी, किंग को लगान देना पड़ता था, और जो उनकी उस फैक्ट्री में काम करते हुए हालत है उससे भी बहुत बुरी हालत में जीना पड़ता था। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझ लो कि स्टक इन अ हार्ड प्लेस और रॉक और हार्ड प्लेस के बीच में स्टक थे। तो वो जो फैक्ट्री वाला जो ऑप्शन आया उससे एटलीस्ट उनको फूड एश्योरिटी मिली कि एटलीस्ट उनको फूड मिल रहा है, अदरवाइज उससे पहले लोग फैमिन में मर जाते थे। 17-18 सेंचुरी में इतना बड़ा पोटैटो आयरिश फैमिन आया, बहुत बड़ी जनसंख्या का परसेंटेज ही साफ हो गया आयरलैंड से। एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है वो। तो अगर मान लो वो दो ही, इसमें ओशो ने ऐसा समझाया था, जो मैंने उनकी बहुत पहले सुनी थी वीडियो, लेकिन समझने वाली बात यह, उन्होंने कहा कि माना वो 2 ही रुपये देते थे एक मजदूर को, जो कि बहुत कम है समझ लीजिए उस समय के हिसाब से। लेकिन उससे पहले तो उनके पास वो 2 रुपये कमाने का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था। खेत में मजदूरी करोगे और जो ज़मींदार है वो अगर आपको निकाल देगा तो फिर क्या करोगे, और कोई काम ही नहीं है उस वक्त में। तो आर्टिज़न के लिए एक आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो हर किसी में है नहीं, एकदम से आ नहीं सकता, उसके लिए सीखने में लंबा टाइम लगेगा। ज़मीन आपके पास है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं, क्या करोगे। बट एनीवेज, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करी जहां पर अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। एक तरह का इन्होंने यूटोपिया इमेजिन किया। यूटोपिया एक परफेक्ट सोसाइटी होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस यूटोपिया को इन्होंने नाम दिया कम्युनिज्म। अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने डिटेल्स बताई कि कम्युनिज्म किस तरह से अचीव किया जा सकता है। इन्होंने कहा ये वर्कर्स साथ में मिलकर ओवरथ्रो कर सकेंगे जो भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है,
जो भी राजा है या जो भी सरकार उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये जो फैक्ट्रीज हैं और ये जो खेत हैं, इनके मालिक कोई इक्का दुक्का फैक्ट्री ओनर या लैंडलॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि सारी जनता होगी, सबके सब ओनर होंगे। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा अमीर गरीब के बीच में, किसी रेस के बीच में, किसी धर्म के बेसिस पर। फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं होगी। अगर कोई इंसान अमीर है तो ऐसा नहीं कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां अमीर रहेंगी, तो इनहेरिटेड वेल्थ अलाउड ही नहीं होगी। कोई प्राइवेट करके देख लिया ये रशिया में, यूक्रेन में ऐसे ही 1900s में ऐसे ही जो छोटे लेवल के फार्मर थे जिनके पास 4-5-10 बंदे काम करते थे, उन लोगों के अगेंस्ट ऐसा ही विद्रोह हो गया था। ऐसा अकाल पड़ा कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा साफ साफ ही हो गया, मिलियंस ऑफ लोग मर गए फैमिन के अंदर, यूक्रेन फैमिन्स में। सेम सोवियत यूनियन बना, उनके पास टाइम था। 1919 में सोवियत रिवॉल्यूशन आया, 1991 में सोवियत यूनियन टूटा। 70 साल का उनके पास टाइम था। 70 साल में उन्होंने क्या दिया सोवियत रशिया को? उन्होंने क्या दिया? रशिया जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब भी यूरोप का सबसे पिछड़ा देश था। जब उन्होंने छोड़ा तब भी यूरोप का सबसे पिछड़ा देश था। उन्होंने बहुत अच्छे न्यूक्लियर बम बना लिए होंगे, ठीक है। इंडिया में हमने यही सिस्टम लगा के रखा आज़ादी से लेकर 1991 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं लाया इंडिया में। इंडिया की हालत ख़राब थी, लाइसेंस राज था इंडिया में। ये जबकि इंडिया में तो एक तरीके की मिक्स इकोनॉमी लेकर आए थे, प्राइवेट ओनरशिप का भी कॉन्सेप्ट था, बट ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के वर्ज के ऊपर था इंडिया जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया में। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है। हर कोई सारी जमीन को ओन करेगा, सारी फैक्ट्रीज को ओन करेगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, अमीर गरीब भी नहीं होंगे, सबके पास इक्वालिटी होगी और हर कोई हर चीज का मालिक रहेगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें काफी आइडियलिस्टिक हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ थियोरेटिकल है। आप पूछोगे यहाँ पर ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? ये सब बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये किया कैसे जा सकता है? और आप सही कह रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कम्युनिज्म की उन्होंने नहीं देखी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रियलिटी में सही मायनों में मेजरली देखी गई रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बाद। रशिया में कम्युनिस्ट वर्कर्स ने साथ में मिलकर अपने मोनार्क, अपने राजा, जिसे जार कहा जाता था उस टाइम। और एक चीज तो आपने शायद मैंने पॉइंट आउट भी नहीं की, ये जार निकोलस सेकंड, ये बंदा जो था जार निकोलस सेकंड, जब सोवियत रिवॉल्यूशन आया 1917 में, मैं 1919 कह रहा था, अपोलोजाइज, उसके इसकी पूरी फैमिली को, जिसमें टॉडलर्स भी थे 2 जो ये रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने बेसमेंट में ले जाके, जहाँ इन्होंने पहली बार तो ओवरटेक कर लिया पूरी कंट्री को। उसके बाद किंग की फैमिली को, ये ज़ार की फैमिली को इन्होंने एक पर्टिकुलर सेफ हाउस या जो भी है उसमें कैद करके रखा हुआ था। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि इनके साथ करना क्या है, तो पूरी फैमिली को ले गए उसी घर के बेसमेंट में, और पूरी फैमिली को, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया 2 टॉडलर्स भी थे, 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी थे, सबको मार दिया। ये है इनका रिवॉल्यूशन, और ये है इनकी भलाई की सोच। माना वो जार के बच्चे रहे होंगे, 2 साल के बच्चे या 1 साल के टॉडलर ने क्या कर दिया? उन्हें कौन सा जुल्म ढा दिया जिन्होंने रिवॉल्यूशन लाया उनके अगेंस्ट? टाइम पर उसे ओवरथ्रो किया, और इनके लीडर लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट आइडियाज को एक बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट किया। लेनिन ने अपने जमाने के लिए काफी रेवोल्यूशनरी कदम उठाए। लेनिन के बड़े भाई को जार निकोलस सेकंड ने जब क्रश डाउन किया था पहले के रिवॉल्यूशन में, तो उसमें उसको मौत की सज़ा हुई थी, जिसमें कि उसको माफ़ी देने का ऑप्शन दिया गया था, बट उसने सिलेक्ट नहीं किया। और इसका लेनिन को बहुत बड़ा पर्सनल ग्रज था जार के अगेंस्ट। मजदूरों के ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। वर्किंग वीक को 8 घंटे पर दिन और हफ्ते में 5 दिन तक लिमिट किया गया। इससे पहले फैक्ट्रीज में 12, 13, 14 घंटे मजदूरों को काम करने को कहा जाता था, लेकिन लेनिन ने पहली बार इस 8 घंटे और 5 दिन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज के दिन दुनिया में काफी कॉमन है। हर कोई मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे पर दिन के लिए काम करता है। औरतों को इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन के लिए। खेती करने के लिए जमीन को अमीर लैंड ओनर से छीन लिया गया और किसानों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया।
जो फैक्ट्रीज थी उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकारी कंट्रोल के अंदर ले लिया गया। लेकिन अगर आपको याद हो दोस्तों, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखे गए ओरिजिनल आइडियाज थे, उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि सरकार चीजों पर कंट्रोल रखेगी। उसमें कहा गया था कि जनता कंट्रोल करेगी सब चीजों को। तो ऑलरेडी आप इसे कह सकते हो कि लेनिन ने जो अपना कम्युनिज्म इंप्लीमेंट किया, वो मार्क्स के जो आइडिया सोचे गए थे उससे थोड़ा अलग था। अब जरा सोचकर देखें दोस्तों, अगर इतने बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे इतने बड़े देश में, सोवियत यूनियन जितने बड़े देश में, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वहां रहने वाला हर इंसान इस चीज से एग्री करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो सरकार करने लग रही है ये सही नहीं है, हम इससे डिसएग्री करते हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन लेनिन का मानना था कि जो मैं कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं, और उनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसी रीजन से उन्होंने जितने भी कम्युनिस्ट लीडर होते हैं इनकी ये प्रॉब्लम है, सभी अथॉरिटेरियन होते हैं। नॉर्थ कोरिया का अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे, दुनिया में बहुत बड़े अपने आप में सेल्फ राइचियस कम्युनिस्ट हैं वो लोग। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है उनके पास, लेकिन कंट्री बैंकरप्ट है। खाने के स्टोर में अगर आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी, खाने के लिए ब्रेड नहीं होती। ठीक है, लोग जा जाके पड़ोस में कंट्री गयाना और दूसरी साइड पे कोलंबिया और पेरू, वहाँ पे एज ए रिफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस करके रहने गुजारा करने के लिए रोड के ऊपर सो के गुजारा कर रहे हैं। सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है उनके पास। और सोचो, ये महान कम्युनिज्म की देन जो है ह्यूगो चावेज वहाँ का लीडर है, ये दिया उन्होंने। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया और एक वन पार्टी स्टेट एस्टेब्लिश करी। इनफैक्ट एक ऐसी स्टेट जहां पर पार्टी को क्रिटिसाइज करना ही अलाउड नहीं था। एक सीक्रेट पुलिस लोगों पर स्पाई करती थी कि कोई हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करेगा तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। कोई इंसान जो कम्युनिज्म को अपोज करेगा या सस्पेक्ट भी किया जाता है कि ये इंसान कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोल रहा है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था या डिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इसे सोवियत कम्युनिज्म कहा जाता है। आज के दिन ज्यादातर लोग कम्युनिज्म को इसी सोवियत कम्युनिज्म से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कम्युनिस्ट इस लेनिनिज्म से एग्री नहीं करता था। जैसे कि एक बड़ी फेमस पोलिश कम्युनिस्ट थी रोजा लक्समबर्ग, जो कि इस लेनिनिज्म के सख्त खिलाफ थी। ये सपोर्ट करती थी लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म को, एक ऐसा मार्क्सिज्म फिलोसफी जहां पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, लोगों को अपना फ्रीडम दिया जाए। लेकिन एनीवेज 1924 में लेनिन का देहांत हो गया और उनके बाद आए स्टालिन, जिन्होंने अपने आइडिया अगेन 17 में रिवॉल्यूशन आता है और 24 में लेनिन मर जाता है। कितना टाइम मिला उसको? 7-8 साल। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा ढंग का बंदा था। स्टालिन एक्चुअल रोड का गुंडा जिसे कहते हैं, चोरियां करने वाला, डाके डालने वाला, लोगों को कत्ल करने वाला, ये काम इस बंदे ने किए हुए हैं अपनी यूथ में। आप पढ़ लो, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, फैक्ट्स हैं। और इस बंदे को अगर आपने दुनिया की ऑलमोस्ट सेकंड या फर्स्ट, जैसे भी आप देखना चाहो, सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी शक्तिशाली देश का ये लीडर बन जाता है, तो ये बंदा क्या कर सकता है जो आप सोचोगे, इसने बिल्कुल वैसा ही किया। इंप्लीमेंट किए कम्युनिज्म को लेकर, जो कि और भी बदतर थे लेनिन से। स्टालिन की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से और भी दूर चली गई। स्टालिन ने कोशिश करी कि कैसे हम फैक्ट्रीज का आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने मजदूरों से और ज्यादा काम करवाया और मजदूर फिर उन्हीं बेकार कंडीशंस में काम करने लग गए जिसके बारे में मार्क्स ने मेंशन किया था। बस फर्क ये था कि इस बारी फैक्ट्री के ओनर्स कोई अमीर बिजनेस ओनर्स नहीं थे, बल्कि गवर्नमेंट थी। सोवियत यूनियन की सरकार ने अपने वर्कर, और गवर्नमेंट को आप मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो भेज देंगी गुलग में। ट्रांस साइबेरियन रेल की पटरियां बिछाते बिछाते वहीं आपकी लाश दब जाएगी और आपकी लाश मलबे के तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी ट्रांस साइबेरियन रेलवे बिछाने में। को उन्हीं बेकार कंडीशंस में रखा और इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि मिलियंस ऑफ लोग मारे गए फैमिन की वजह से, भूखमरी की वजह से। कई लोग इसी रीजन की वजह से दोस्तों स्टालिन की आइडियोलॉजी को स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं, कि इसका कम्युनिज्म से ज्यादा कुछ लेना नहीं है, बल्कि ये कैपिटल। और ये इतनी बड़ी बुलशिट है कि ये स्टेट कैपिटलिज्म है। स्टेट कैपिटलिज्म अगर उससे मिलता जुलता पूरी दुनिया में कभी कुछ एग्जिस्ट करता है ना, तो वो आज के टाइम पे कम्युनिस्ट चाइना है, जो स्टेट कैपिटलिज्म कर रहा है कम्युनिज्म के नाम पे। ये इसमें कैपिटलिज्म का सी भी नहीं है। स्टेट ने सब कुछ ओन कर लिया है और वो कोई इफेक्टिव तरीके से नहीं चला रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर तो लाइक अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है ना। लॉ एंड ऑर्डर, आपको ग्रेवेंस एड्रेस करने का कोई तरीका नहीं दिया जा रहा, तो ये कैपिटलिज्म कैसे हो गया? कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर था
जो कि स्टेट कंट्रोल्ड था। इसके बाद आए दोस्तों माओ, जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और भी ज्यादा एक्सट्रीम थी और भी ज्यादा वायलेंट थी। एग्जैक्टली। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, ऑल पॉलिटिकल पावर जर्नलिस्ट कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गाड़ी गन। चला रहे यानी कहीं ना कहीं ये वायलेंस के लिए एडवोकेट करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता है हैं। माओइज्म, और ये माओइस्ट सबसे बड़ा शब्द यहीं से निकल के आता है। जो नक्सल माओइस्ट इंडिया में हथियार उठाए खड़े हैं, वो इन्हीं की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतने वायलेंट हैं, खून खराबे में विश्वास रखते हैं। नक्सल वायलेंस 3749 killed in mass violence in 10 states in 9 years is NHA report। इनकी जो ये महान आइडियोलॉजी है ना, ये अभी तक ये रिजल्ट दे रही है। ये हमारी कंट्री में ये आइटम। और माओ ने, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हिटलर को बहुत गालियाँ पड़ती हैं दुनिया में, जिसके लिए कि वो डिज़र्व करता है, लेकिन बहुत सारे लोग अनजान हैं। दुनिया में आज तक मोस्ट लाइकली जिस एक बंदे की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, वो बंदा माओ जेडोंग है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। सेकंड नंबर पे स्टालिन है। दोनों ही कम्युनिज्म के गीत गाने वाले थे, अपने देश को लोगों का भला करने के लिए निकले थे अपनी तरफ से। सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड होकर दुनिया भर में ढेरों कंट्रीज ने कम्युनिज्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इन सब कंट्रीज में अपने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए गए कम्युनिज्म के, कि इनके हिसाब से एक्चुअली में कम्युनिज्म कैसे काम करना चाहिए और एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसे काम करा। लेकिन एक चीज बड़ी एक कॉमन सफल देखने को मिली इन एग्जाम्पल सारी कंट्रीज में, इन सब कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स थी। ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज डिक्टेटरशिप्स में बदल गई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी मैं आगे बात करूंगा जब मैं कम्युनिज्म के फेलियर्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन दुनिया भर में कम्युनिज्म की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान खोई। एक तरफ थे स्टालिन और माओ जैसे डिक्टेटर्स, जो लोगों को मार डालते थे इस रीजन की वजह से कि उन्हें लगता था ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ थे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, स्पेन में फ्रांको, जो अपने देशों में लोगों को मार डालते थे इस शक से कि कहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं। इनफैक्ट हिटलर और मुसोलिनी के बारे में कहा जाता है कि एक टेक्निक जो इन्होंने इस्तेमाल करी पावर में आने के लिए, वो यही थी कि लोगों को डर दिखाया कि ये देखो ये कम्युनिज्म है, ये हमें खत्म कर डालेगा, तो कम्युनिज्म से बचना है तो मुझे वोट दो। और इसी तरह से ये लोग पावर में आए और डिक्टेटर बने। तो अभी तक आप एक चीज समझ गए होंगे दोस्तों कि कम्युनिस्ट होना या ना होना ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। इसे आप एक स्पेक्ट्रम की तरह समझो। इसे अब यहाँ पे ये चीज़ समझो, हिटलर और मुसोलिनी का तो एंड अगर आप देख लोगे कि इतना बुरा हुआ था, आपको लग पता जाएगा कि क्या हुआ था उसके साथ। जिसको कहते हैं ना कि मार के रोड के ऊपर घसीट के उसकी लाश पर लटका दिया गया था चौराहे के ऊपर। और हिटलर को भी एक बंकर में खुदकुशी करनी पड़ गई थी। कोई बहुत अच्छा एंड उसका भी नहीं हुआ। और आज के टाइम में बोथ जर्मनी और इटली, इन लोगों को वहाँ के खुद के लोग, जर्मन्स और इटालियंस, 99.99%, जो कुछ फ्रेंच ग्रुप होंगे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, न्यूनाजी वगैरह, लेकिन जर्मन्स और इटालियंस, इन दोनों को एक बुरे, अपने 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 पास्ट में आए हुए एक बुरे इंसान की तरीके से देखते हैं, अपने अतीत पे काले धब्बे के तौर पे देखते हैं। पर स्टालिन और माओ को ऐसा नहीं देखा जाता। टियानमेन स्क्वायर में चाइना में माओ की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, वहाँ के नोटों पे उसकी पिक्चर छपती है। स्टालिन को अभी भी बहुत सारे लोग रशिया में एक महान, और जस्ट रशिया में नहीं, और दूसरे देशों में जहाँ पे कम्युनिज्म की से रिलेटेड कम्युनिस्ट सरकारें हैं, वहाँ पे एक आइडियल के तौर पे देखा जाता है। और अगेन मैं काफ़ी क्रिटिकल टोन में बात कर रहा हूँ, तो शायद ऐसा ना लग रहा हो कि मैं सब ध्रुव को कह रहा हूँ। ध्रुव तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं जस्ट इस आइडियो, ये मुझे टिक करती है आइडियोलॉजी समहाउ, मुझे ये एनीवेज। आप एक ग्राफ बना सकते हो। इनफैक्ट एक तरफ है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ है ग्राफ के एक्सिस में डिक्टेटरशिप और फ्रीडम को सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना। तो कुछ डिक्टेटर्स जैसे कि स्टालिन, वो कम्युनिस्ट की साइड पर हैं लेकिन डिक्टेटर्स हैं। लेकिन कुछ डिक्टेटर्स जैसे हिटलर कैपिटलिज्म की साइड पर ज्यादा है लेकिन फिर भी डिक्टेटर्स हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो इस सेक्शन में आएंगे। कम्युनिज्म के इतनी बुरी तरह से फेल होने के पीछे क्या कारण थे, इसकी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या सक्सेसफुल आइडियाज थे जो दुनिया ने कम्युनिज्म से बोरो की। यानी कह सकते हो ऐसे आइडियाज जो कम्युनिज्म में सक्सेसफुल निकले और बाकी दुनिया ने उन्हें इंप्लीमेंट कर लिया आज के दिन। पहला आइडिया है एक क्लासलेस सोसाइटी का, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। ऊंची जाति नीची जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। आज के दिन जनरली दुनिया भर में हर कोई एक्सेप्ट करता है कि रेसिज्म, कास्टिज्म, सेक्सिज्म
एक बुरी चीज है। लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना बुरी चीज है। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना एक अच्छी चीज है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज मेरी राय में इस आइडिया को बहुत एक्सट्रीम में ले गई कि मतलब लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसे समझ लिया कि लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हर किसी को सेम घर दिया जाए, सेम गाड़ी दी जाए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए, किसी भी इंसान के बीच में अलग अलग बिलीफ ना हो। कोई इस धर्म में बिलीव नहीं कर सकता, कोई इस विचारधारा में बिलीव नहीं कर सकता। इसी रीजन से कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप्स बनी। इनफैक्ट अगर आप आर्किटेक्चर पर भी फोकस करोगे कम्युनिस्ट कंट्रीज में, तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही बोरिंग सा डिस्टोपियन दिखने वाला स्टाइल है बिल्डिंग्स में, कि कोई क्रिएटिविटी नहीं, लोगों को अपनी बिलीफ्स एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। दूसरा आइडिया है इनहेरिटेंस ना होना। हम में से हर कोई आज आवाज उठाता है पहली बात का जवाब कि ये आइडिया कम्युनिज्म से आया कि अब ये एक अगेन ये एक आई गेस फैक्ट नहीं है, या फिर ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि क्लासलेस सोसाइटी कम्युनिज्म की ही देन है। वो इस बात की बात कर रहे थे फाइनेंशियल सेंस में, जो कि एनीवेज पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन रियलिटी के साथ कोइंसाइड नहीं करता, कभी भी नहीं हो पाएगा। हज़ारों साल तक भी, ऑलरेडी 100 साल से कोशिश करके देख लिए, नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। पानी से आग लगाओगे तो नहीं बनेगी ना बात। वीर भोगे वसुंधरा जो एक कहावत है हिंदी में, उस वीर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मेहनती भोगे या फिर टैलेंटेड भोगे रिसोर्सेज, या फिर पैसा, या फिर सक्सेस। और इस चीज़ को अवॉर्ड किया जाता है हर सोसाइटी में। नेचुरल ह्यूमन ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर है एग्जिस्टेंस का, वो ये है। और आप कैसे भी करके आओगे तो यही बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गुर्जर एक कम्युनिटी है इंडिया में, उनको जनरली ओबीसी जैसे कि अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि उसे एक बैकवर्ड कास्ट समझा जाता है बाय द बुक्स। बट उन लोगों ने अपने एम्पायर खड़े किए थे। गुर्जर एम्पायर होते थे, गुर्जर राजा होते थे, और फिर भी उनको देखा जाता है नेगेटिव कास्ट में। तो वो लोग कैसे एम्पायर कैसे खड़े कर दिए उन्होंने, अगर वो बैकवर्ड कास्ट थे तो उनके अंडर कोई रहना ही नहीं पसंद करेगा, उनके अंडर कोई काम ही करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों में टैलेंट था जिन्होंने एम्पायर बनाए। ये, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था या उसकी वजह से लोगों का नुकसान नहीं हुआ, नहीं, ऐसा हुआ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में। और कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं है, क्लास सिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये भी बहुत लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये यूरोप में भी एग्जिस्ट करता है, ये यूके में भी, इंग्लैंड में भी एग्जिस्ट करता है। कॉमनर्स, रॉयल्स, रशिया में भी एग्जिस्ट करता है। पेजेंट और क्या कहते थे उनको, जो लैंड होल्डिंग सोसाइटी है, उसका नाम था, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जो काम करने वाले उनको कहते थे पेजेंट्स, हाँ, और लैंड होल्डर्स बैरन्स, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी मैटर नहीं करता था। एंड ऑफ द डे मैटर करता था कि बंदे के अंदर, खुद के अंदर बात क्या है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन होते हैं हर चीज़ के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक क्या कहेंगे उसे, मेरिट को बेसिकली, क्लासलेस भी एक सही वर्ड नहीं है, जो कि इसने खुद ही बताया, कि ध्रुव ने भी बताया कि क्लासलेस से वो आप जो अचीव करना चाहते हो बेटरमेंट, शायद वो बेटरमेंट अचीव नहीं होती, वो एक्सट्रीम चला जाता है। वर्ड है मेरिटोक्रेसी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ के लिए एम करना चाहिए। अगर हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को साबित करने की, और मेरिटोक्रेसी है, जो बेस्ट है वही ऊपर जाएगा, वो होना चाहिए टारगेट। और उसके बाद उसका रिजल्ट जो भी निकलता है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आ जाएंगी चीज़ें। और जिन जिन कंट्रीज ने ये फॉलो किया, वो आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए हिस्ट्री में, वो आगे गई है। नेपोटिज्म के खिलाफ, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ, और ये कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी मिलती जुलती चीज है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई इनहेरिटेंस नहीं होनी। ये एक्चुअली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस और नेपोटिज्म, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप वो दे रहे हो, पास आउट कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन को, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एम्प्लॉय कर रहे हो हर रोल में, और वो काम नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास $10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, मैं अपने बेटे को दे देता हूँ, तो वो मैं दे सकता हूँ, वो पॉसिबल है फिजिकली देना किसी को। मैं एक अभी बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया जा रहा है इसलिए बात कर रहा हूँ।
मैं एक मूवी डायरेक्टर हूँ या फिर मूवी प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपने बेटे को मूवी देता हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, ठीक है, ये काम नहीं करेगा अगर वो टैलेंटेड नहीं है तो। एक, मैं भूल गया उस बंदे का नाम, वो ऋतिक रोशन के जैसा काफ़ी सिमिलर लगता था, उसका फादर एक बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर था, उसने मूवी बनाई, मूवी फ्लॉप हुई, उस बंदे को आज तक मैंने देखा ही नहीं दोबारा कभी। तो नेपोटिज्म काम नहीं किया ना उस टाइम में, कितनी देर तक सब एक इस तरीके से काम नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है नेपोटिज्म की, लेकिन जो नेचुरल ऑर्डर होता है ना वो उसको भी ओवरकम कर जाता है। बट हाँ, इसके अगेंस्ट काम होना चाहिए। डिजर्विंग को अगेन, जैसा कि मैंने कहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिजर्विंग बंदे को मेरिटोक्रेसी के हिसाब से चीज़ें मिलना, वो होना चाहिए हमारा टारगेट सोसाइटी में एस्टैब्लिश करने के लिए। और अगर रियलिटी में इंप्लीमेंटेशन देखा जाए तो कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जैसे कि कई यूरोपियन कंट्रीज में, एक इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है कि अगर आप ज्यादा अमीर हैं और आप अपने बेटे बेटियों को वो अमीरी गिफ्ट कर रहे हैं, इनहेरिट करने दे रहे हैं, तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। तीसरा आइडिया है वर्कर राइट्स का, अगेन तो टैक्स लगाना, बट इनहेरिटेंस तो फिर भी हो ही ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यार बंदा उतना काम ही नहीं करेगा ना। वो चाहता है कि अपने, ये ह्यूमन की एक नेचुरल टेंडेंसी है वो नेक्स्ट जनरेशन को अपनी वेल्थ पास ऑन करने की। इस एक्सप्लॉयटेशन की बात कार्ल मार्क्स ने करी थी, आज के दिन भी वो कई जगह हमें देखने को मिलती है। इसी रीजन से ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें वर्कर यूनियंस, लेबर यूनियंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट भी चलने लग रहे हैं, इसमें भी कई किसान संगठनों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या है ये किसान संगठन? एक्चुअली ये सारे वर्कर्स मिलजुल कर आते हैं और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं। जब भी इन्हें लगता है कि इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये सारे यूनियंस साथ में खड़े होते हैं वर्कर्स की आवाज उठाने के लिए या फिर किसानों की आवाज उठाने के लिए। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि ज्यादातर फैक्ट्री ओनर्स अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं, कम से कम पैसे देते हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आज के दिन ज्यादातर कंट्रीज में मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि ये चीज़ बेटर है मिनिमम वेज। बट जो पहले वाली बात है लेबर यूनियंस की, यार वो भी एक नंबर के चोर ही होते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने आयरिशमैन देखी होगी, देख लेना क्या होता है लेबर यूनियन में। अमेरिका की सिचुएशन है, इंडिया की सिचुएशन नहीं है। 90s में सैकड़ों फिल्में बनी हैं जिनमें दिखाया गया कि लेबर यूनियन भी काइंड ऑफ अपनी, जो यूनियन के जो पावरफुल मेंबर है वो अपनी पावर का फ़ायदा उठा के, फ़ायदा एंड ऑफ द डे पैसे वाले को ही दे रहे हैं। मजदूर एंड में फिर भी पिस ही रहा है, ज़रूरतमंद को जो लास्ट में लाइन में जो लास्ट खड़ा बंदा है वो फिर भी पिस ही रहा है। तो वो भी कोई खास इफेक्टिव मेथडोलॉजी नहीं है। लेकिन मिनिमम वेज ये एक चीज़ है जो सरकार के द्वारा अगर इन्फोर्स की जा सके तो बेसिकली ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो जो बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें बनी हैं, जो लास्ट लाइन के लास्ट में खड़ा इंसान है, उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करवाए। उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए जो उस इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करें। और मैं जानता हूँ कि ये लिटिल बिट कम्युनिज्म जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेक श्योर करवाना सरकार की ये जिम्मेदारी हो सकती है। हाँ, रेगुलेट, जस्ट रेगुलेट करो। और रेगुलेट भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अगेन सेम वही बात, जो सबसे गरीब तबका है उसको किसी तरीके से थोड़ा सा उसकी सिचुएशन में, थोड़ा सा नहीं, जितना भी हो सके उसकी सिचुएशन में बेटरमेंट लाया जा सके। इससे कम तनख्वाह किसी वर्कर को नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे ही हैं फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर के आइडियाज, जो कि काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों कम्युनिज्म के फेलियर्स पर। क्या रीजन था कि जब भी कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई ये हमेशा फेल होते रहा? क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिज्म में मेरी राय में इसकी बेसिक डेफिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है। जो मैंने कहा था ना कि हर इंसान अपनी क्षमता के साथ काम करेगा, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से उसे चीजें मिलेंगी। अब जरा खुद ही सोचकर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक फिट और हेल्दी इंसान हूं और मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत हार्ड वर्क करने लग रहा हूँ, रोज काम करता हूँ, लेकिन मुझे मिलता क्या है उसके बदले? मुझे वही मिलता है जो हर किसी को वहां पर मिले जा रहा है। तो मेरा इंसेंटिव क्या हुआ और ज्यादा हार्ड वर्क करने का? अगर मैं कम काम करूं तो भी मुझे उतना ही मिलेगा, अगर और भी कम काम करूं मैं तो भी मुझे उतना ही मिलेगा। अपने काम को बेहतर करने का और इंप्रूव करने का कोई रीजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। क्या मिलेगा मुझे अगर मैं यहाँ पर और एफिशिएंट बनाऊंगा चीजों को और इनोवेट करूंगा चीजों को? कुछ नहीं मिल रहा, मुझे वही मिल रहा है जो मुझे हमेशा से ही मिलता रहा है। और जरा सोचकर देखिए, अगर हर इंसान सोसाइटी में रहने वाला ऐसे ही सोचने लग गया
तो कोई कंपटीशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा सोसाइटी में, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी टेक्नोलॉजी में किसी भी फील्ड में। ये वाला काफी फिलोसॉफिकल रीजन है कम्युनिज्म के फेलियर के पीछे। बाकी और प्रैक्टिकल रीजंस ये हैं कि जब आप रियलिटी में एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हो, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई हर चीज का ओनर रहेगा, इस सोसाइटी में एक पावर वैक्यूम हो जाता है। मतलब टॉप पर स्पेस खाली है, कोई लीड करने वाला नहीं है, और इस पावर वैक्यूम की वजह से हमेशा एक डिक्टेटरशिप के लिए जगह बन जाती है कि कोई एक इंसान जो औरों को बोलेगा कि नहीं ऐसे करना चाहिए, और वो यहाँ पर एक डिक्टेटर बन जाएगा। और इसी डिक्टेटरशिप से फिर वन पार्टी रूल एस्टेब्लिश किया जाता है, लोगों के फ्रीडम्स छीन लिए जाते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। अगर कोई पार्टी के खिलाफ जो मैं शुरू में बात कर रहा था, इंसान को पावर मिलेगी क्योंकि जब भी पावर वैक्यूम होगा ना, जो आपने सोचा होगा ना सबसे वर्ष है रूल करने के लिए, वो बंदा उस पावर को ऑक्यूपाई करेगा सबसे पहले जाके। और जैसा कि मैं शुरू में भी बात कर रहा था कि पावर एक ऐसी चीज़ है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर करप्ट्स भाई, उसका नेचर ही यही है। तो इसके डेफिनेशन में, इसके कोर में ही प्रॉब्लम है। बोलेगा तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है या जान से मार दिया जाता है। और ऊपर से जब ये डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश होगी तो रियलिटी में सरकार कंट्रोल करेगी सारी फैक्ट्रीज को, सारी जमीनों को, सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, कि लोगों में जो चीजें बांटी जाएंगी वो सरकार के कंट्रोल में होंगी। जब एक इंसान इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा या एक पार्टी इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगी, तो इससे क्या होगा? करप्शन होगी। जो लोग पावर में बैठे होंगे वो करप्ट बनते जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में इतना ज्यादा कंट्रोल है, वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं लोगों के बारे में। लोग कैसे घरों में रहेंगे, लोगों को कितनी जमीनें मिलेंगी, किसे कितनी फैक्ट्रीज मिलेंगी। एक्चुअली रियलिटी में जब भी कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है प्रैक्टिकली, तब वो कम्युनिज्म नहीं रह जाता, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी आती है और सबको डिक्टेट करती है कि ऐसे काम करेंगी चीजें, जो कि ओरिजिनल डेफिनेशन से काफी अलग है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है कम्युनिज्म की? कि हर इंसान हर चीज का ओनर रहेगा। लेकिन अगर एक पार्टी, एक सरकार आकर यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने लग जाए तो ये कम्युनिज्म नहीं बचा, इसे कहा जाएगा सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है, इसको मैं विस्तार से अगले। यही तो प्रॉब्लम है ना यार। जितनी बार भी वो एक ऐसा खाना है जिसको तुम जब बनाते हो वो खराब हो जाता है यार, वो खाने लायक नहीं रहता। वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है एक अलग एनवायरनमेंट में आते ही। तो यानी कि उस, या तो तुम ये ढूंढो कि समहाउ वो पॉसिबल हो सके, जो कि जितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और जितने लोग मर चुके हैं, मुझे नहीं लगता हमारे पास ऑलरेडी बेटर सिस्टम्स हैं। अगर हम दुनिया में देखें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का सिस्टम है, वेलफेयर कंट्रीज का सिस्टम है। जिस तरह के वेलफेयर सिस्टम स्कैंडिनेविया में, हाई टैक्स लगता है लेकिन लोगों की टेक केयर होती है अच्छे तरीके से, वो सिस्टम्स बेटर है। ज़रूरी थोड़ी है हमें कम्युनिज्म ही, जब इतने हज़ारों लोग, इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग मर गए ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर इसका नहीं करता है काम। सिंपल बात। अगले वीडियो में समझाऊंगा। अब ये सब सुनने के बाद शायद एक सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि क्या कोई सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल एग्जिस्ट करता है कम्युनिज्म का, जहां पर कम्युनिज्म इंप्लीमेंट किया गया हो सही मायने में, जो इवेंचुअली एक डिक्टेटरशिप में या एक सोशलिज्म में ना बदल गया हो? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी कम्युनिटीज में। जब भी स्केल बड़ा हो जाता है, कंट्री के लेवल पर चला जाता है, तो कम्युनिज्म हमेशा फेल होते हुए ही दिखा है। लेकिन छोटी कम्युनिटीज में कम्युनिज्म थ्राइव किया है कुछ जगहों पर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वो अर्ली ह्यूमंस थे जो ट्राइब्स में रहते थे, साथ में काम करते थे, जब पैसे का, कंट्रीज का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में अगर आप बात करो तो इसके भी कुछ गिने चुने एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको जो छोटी कम्युनिटीज में काम करे हैं। जैसे कि ओशो का जो आश्रम था। यार मैं बोलने ही वाला था ओशो का, रजनीशपुरम का कम्यून, मैं बोलने ही वाला था। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है। जैसे ही कॉम्यून ही बहुत अच्छा चल रहा था, इसके बारे में नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे स्टोरी पता है वैसे बेसिकली हुआ क्या था। ऑरेगन नॉर्थ वेस्ट में एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पे इन्होंने एक रैंच खोल के ये कॉम्यून बनाया था। बट एंड ऑफ द डे यार, यहाँ पे भी डिज़ास्टर हो ही गया। एक पर्टिकुलर इंसान जो कि लेडी थी, जो सारा मैनेज करती थी, उसकी खुद की पर्सनल पावर करप्ट्स, अगेन सेम फॉर्मूला। उसकी खुद की जो पर्सनल एम्बिशंस थी वो आ गई उसके इस पूरी चीज़ के रास्ते में, और उसने फकअप कर दिया पूरे प्रोग्राम को। देखना यार, मस्त है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता किसी के लिए।
था यूएसए में, जिस पर एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनी है, right. जिसमें लोग एक छोटे से कम्यून में रह रहे थे, साथ में मिलजुल कर सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, जहां पर कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था पैसे का। इसे राजनीशपुरम कहा गया था। इसे कह सकते हो कि कम्युनिज्म का एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था। लेकिन सक्सेसफुल कहना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे End में कि लग गए। एक्चुअली में इसका एंड में हुआ क्या, वो भी एक बड़ा फेलियर ही निकला। लेकिन इंडिया में अभी भी इसका एक एग्जाम्पल है, शायद आप कह सकते हो, जो कि पुडुचेरी में एक छोटी सी कम्युनिटी है हाँ, उसका ऑरोविल नाम से, ऑरोविल, जहां yeah. पर 2000 लोग रहते हैं एक कम्युनिटी में, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप का ऑफ लैंड, हाउसिंग और बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। वहां जो सारे लोग रहते हैं वो सबके लिए काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी की देखभाल करते हैं, सबको अपने काम असाइन किए गए हैं, और पैसे का कॉन्सेप्ट भी इतना एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर। ऑरोविल की कम्युनिटी एक्चुअली में कैसे काम करती है, मुझे लगता है इस पर मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, शायद एक ग्राउंड रिपोर्ट काफी अच्छी रहेगी वहां जाकर बनाना। इसके बाद अगले वीडियोस इस सीरीज में मैं बनाऊंगा कैपिटलिज्म के ऊपर और सोशलिज्म के ऊपर, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट, इस वीडियो में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ना समझ में आए हो वो उन वीडियोस में समझ में आ जाएंगे। और आप यहाँ पर अपनी राय भी बताइए नीचे कमेंट्स में लिखकर कि आपकी। हमारी राय ये है दोस्त कि जो आपने छोटे एग्जांपल दिए एंड में सफल होने के, वो एक छोटी कम्युनिटी है, वो कंट्री नहीं है। और मैं शुरू में ही ये सवाल उठा रहा था कि एक एग्जांपल बता दो जहाँ पे ये सफल हुआ हो। तो बेसिकली ये पूरी दुनिया में कभी आज तक ये आइडिया सफल हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये बेसिकली नॉन सफलेबल आइडिया है। और ये जो छोटी कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल ऑरोविल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो विद इन अ स्टेट, विद इन एन इंडियन स्टेट रहती है। अगर वो लोग कुछ करेंगे ना डिक्टेटोरियल चुतियापा, तो आ जाएगी गवर्नमेंट उनको देने के लिए डंडा। सेम ऐसा यूएसए में हुआ था। जब तक रजनीश का ओशो का कम्यून अच्छा चल रहा था, रजनीशपुरम, तो ओशो का एक्चुअली ओरिजिनल नाम रजनीश जैन था। तो जब तक वो सब कुछ ठीक चल रहा था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम नहीं दी। हालांकि थोड़ी सी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ समझने वाली है। वो लोग भी पूरे इतने गलत नहीं थे, लेकिन एक इंसान जो कि कम्यून से था, उसका षड्यंत्रकारी दिमाग, जब वही हर ओके लेट मी रीफ्रेज, लेट मी बैक अप लिटिल बिट। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कम्युनिज्म के फेल हुए हैं, उनके फेल होने की शुरुआत यहाँ से हुई कि एक इंसान जिसकी खुद की पावर हंग्री जो नेचर था, और जो लोगों को ओप्रेस करने की जो इंसान के अंदर आ जाती है सोच, उसकी वजह से एक शुरुआत हुई कि वो पावर का भूखा बनता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेता चला गया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दबाता चला गया, और सिस्टम खराब से खराब तर होता चला गया। क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था। जब ज़ार निकोलस सेकंड को उन्होंने मारा है रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बाद जब उन्होंने रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू किया है, तो उन्होंने शुरू में अच्छा किया था काम। लेकिन चक्कर ये, ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लोग तो टैलेंटेड लोग भागना शुरू हो जाते हैं। हमेशा टैलेंटेड लोग मोटिवेट होंगे प्रॉफिट से, किसी तरीके के बेनिफिट से। और आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे नहीं रहे, हर किसी को इक्वल दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स दे रहे हो, तो टैलेंटेड लोग भाग जाएंगे। सारे टैलेंटेड लोग रूस छोड़ के चले गए हैं। गूगल का जो गूगल के दो पार्टनर है, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, पूरी की पूरी जो गूगल की कंपनी है। सर्गे ब्रिन एक रशियन इमिग्रेंट पेरेंट्स का बच्चा है। तो टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड जीन्स कंट्री छोड़ के चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। खैर, हम ऑरोविल की बात, रजनीशपुरम की बात कर रहे थे, तो उसमें भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न सेम है। एक इंसान की ताकत, पावर हंग्रीनेस की, वो बढ़ती चली गई। और अगर इस चीज़ को समझना है तो एक बहुत अच्छा स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट। उसके बारे में आप पढ़ना कि कुछ हम लोगों को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ताकत दे दी जाती है, एक रोल प्ले के तौर पे, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है सिचुएशन। ह्यूमन माइंड पावर को कैसे हैंडल करता है और अथॉरिटी को कैसे हैंडल करता है, उसको समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो। और एक कैनेडियन प्रोफेसर है जॉर्डन पीटरसन, जिन लोगों को नहीं पता, उन्होंने भी बहुत कहा है कम्युनिज्म के बारे में। और एक रशियन ऑथर है, उन्होंने भी कम्युनिज्म पे एक बुक लिखी है, जो स्टालिन का सिस्टम था जेल का, जिसको गुलाग्स कहते थे, द गुलाग आर्किपेलागो। ऑथर का मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा। सोल्जेनित्सन, अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सन। आप द गुलाग आर्किपेलागो गूगल पे टाइप करोगे, आपको मिल जाएगी बुक, अगर पढ़ना चाहते हो तो, कि क्या हो रहा था वहाँ पे। बट एनीवेज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।